हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है हमारे ब्लड का। ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का फंक्शन अदा करते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी, जिसके बारे में पढ़ा चुका हूं। अब आगे जो है वो हमें जो पढ़ना है वो है कि ब्लड दिखने में सबका एक जैसा होता है, लेकिन वो ब्लड फिर भी एक दूसरे से अलग है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के ब्लड पाए जाते हैं। तो मैं भरत खंडेलवाल आज आपके सामने जो बात करूंगा वो बात करूंगा ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप। क्या होता है ब्लड ग्रुप? सबसे पहले हम लोग ब्लड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड के अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड के अंदर दो पार्ट के अंदर आप ब्लड के कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड पोर्शन और लिक्विड पोर्शन। ब्लड जो है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ। सॉलिड फॉर्म में तीन तरीके के पार्टिकल्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आप कह सकते हो, कॉर्पसल्स भी कह सकते हो। एक है आपका आरबीसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है वो है आपके प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। क्लियर? लिक्विड पोर्शन जो है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके ब्लड के ये कंपोजिशन है। अभी हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि बेसिकली ब्लड ग्रुप जो है वो किस आधार पे बने हुए हैं। अब ये चीजें तो हर एक के ब्लड में होती है, तो फिर सबका ब्लड एक दूसरे से अलग क्यों माना गया कि एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान के एक जैसा नहीं हो सकता? कभी होता है, कभी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल केस में आप दो व्यक्तियों का चेक करते हैं तो काफी अलग निकलता है। तो क्या चीजें हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप को अलग अलग बनाती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। किस आधार पे ब्लड ग्रुप क्लासिफाई किया है वो हम लोग समझेंगे। चलते हैं तो इसके ब्लड ग्रुप के क्लासिफिकेशन पर। अब देखें, पहली बात हम लोग करेंगे कि सर ये ब्लड ग्रुप क्लासिफाई किया किसने, है ना? तो ब्लड ग्रुप क्लासिफाई करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? तो ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 के अंदर ये ब्लड ग्रुपिंग दिया था। और इसने जो ब्लड ग्रुपिंग दिया, ये चार तरीके का ब्लड ग्रुप उसने बताया। उसने जो ब्लड ग्रुप बताए वो बताए आपके ए बी और ओ। अब बात आती है कि सर इसने ये चार तरीके के ब्लड ग्रुप किस आधार पर बताए? क्या चीजें ब्लड ग्रुप में ऐसी थी जो ये चार पार्ट में डिवाइड की गई, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप है वो चार तरीके में डिवाइड हुआ? तो अब हमको समझना है कि ये ग्रुपिंग किस बेस पे हुआ। तो ये ग्रुपिंग जो हुआ था वो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर, किसके? आरबीसी के सरफेस पर आपके क्या पाए जाते हैं? कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। तो जो एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते थे, उन एंटीजन के टाइप के आधार पर आपके क्या किया गया? ब्लड ग्रुपिंग बांटा गया। तो हमारे आरबीसी के सरफेस पर दो तरीके के एंटीजन पाए गए, ए और बी। तो अब दो तरीके के एंटीजन थे, तो उनके आधार पर हमारे चार ब्लड ग्रुप बन गए। अब कैसे बने वो समझते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं यहां पर ग्रुप लिख लूंगा। उस ग्रुप में आरबीसी सरफेस पर कौन सा एंटीजन है वो हम बता देंगे। ठीक है, आरबीसी सरफेस पर एंटीजन होते हैं, ध्यान रखें।
तो आरबीसी सरफेस पर कौन सा एंटीजन है वो हमको देखना है। अब इस एंटीजन के साथ एक चीज और आपके ब्लड ग्रुप में उसको समझने के लिए जरूरी है, उसके वर्किंग को समझने के लिए जरूरी है, वो है आपके ब्लड ग्रुप के क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एंटीबॉडी। आपके ब्लड में एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है प्लाज्मा में। ध्यान रखिएगा, एंटीजन जो पाए जाते हैं वो आरबीसी सरफेस पे पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी जो पाया जाता है वो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। क्लियर चीज? अब आपके ब्लड, जैसे जो भी ब्लड ग्रुप मैं यहां बताऊंगा वो किसको ब्लड दे सकता है, टू हुम, या डोनेट, किसको डोनेट कर सकता है, एंड रिसीव, किससे वो ब्लड को रिसीव कर सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से अभी हम लोग इसको समझेंगे। अब आप देखें, सबसे पहला ब्लड ग्रुप जो है वो है आपका ए। तो ए ब्लड ग्रुप क्यों हुआ? कि जिसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन पाया जाए, है ना। आपके ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसके ऊपर जो एंटीजन होते हैं वो कौन से टाइप के हैं? ए टाइप के। अगर ए टाइप का एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? तो ब्लड ग्रुप बन गया ए। क्लियर? आपके आरबीसी के सरफेस पर यदि बी टाइप का एंटीजन पाया जाएगा, अगर ये एंटीजन ए ना हो करके क्या हो जाए? बी टाइप के, तो ब्लड ग्रुप क्या बना दिया? तो क्या ब्लड ग्रुप बना दिया? बी टाइप का। अगर आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो है वो कौन से टाइप का हो? ए टाइप का भी हो और बी टाइप का, दोनों पाए जाए, आपके ए भी है और बी भी है, तो इस तरीके से ए और बी दोनों तरीके के एंटीजन पाए जाए तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या दे दिया? ए बी। और इन दोनों में से कोई नहीं, ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन मतलब ना हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? वो आपका हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप। ध्यान रखें, एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप के नाम पड़े हुए हैं, जो एंटीजन है उसी एंटीजन के आधार पे नाम है। ए एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी, ए और बी दोनों पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए बी, और कोई नहीं है, एक भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ। अब आपकी एक बात आती है, एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। अब आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है, आपके पास ए एंटीजन है, तो ए ही आपकी बॉडी में आना चाहिए। दूसरा एंटीजन अगर कभी घुसने की कोशिश करे तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होगा। तो अब दूसरे एंटीजन को आने से रोकने के लिए ए तो आ जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा एंटीजन नहीं आना चाहिए, वरना आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दूसरे एंटीजन को बॉडी में आने से रोकने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी पाया जाता है। अब इसके पास ए एंटीजन है तो रोकना किसको है? बी को। तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडी, इसके पास जो है वो एंटीबॉडी कौन सा होता है? बी टाइप का। तो ये बी टाइप का एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगा? बी एंटीजन को अंदर आने नहीं देगा। क्लियर चीज? अब बी वाले के पास, बी ब्लड ग्रुप में क्या है? बी एंटीजन है, तो वो बी एंटीजन को तो अगर बाहर से आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ए एंटीजन को नहीं आने देना चाहता। तो इसके लिए इसके प्लाज्मा में पाया जाता है आपके एंटीबॉडी ए। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी ए, जो एंटीजन ए को रोकेगा। बी वाले को अगर ए ब्लड ग्रुप चढ़ाने जाओगे तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन जब आने की कोशिश करेगा तो ये एंटीबॉडी ए जो है वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। अब जिसके पास ए और बी दोनों एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप है, तो अब ना तो उसे ए को रोकने की जरूरत है, नहीं उसे बी को रोकने की जरूरत है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता। क्लियर चीज? इसे दोनों ही नहीं रोकना है, ए एंटीजन भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बी एंटीजन भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसी को रोकना नहीं चाहता, इसलिए इसे एंटीबॉडी की जरूरत नहीं थी। तो इसके ब्लड ग्रुप में, इस ब्लड के अंदर आपके कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। अब ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास ना तो ए एंटीजन है नहीं बी,
मतलब ना तो ये ए को आने देना चाहेगा, नहीं बी को, ये दोनों को रोकना चाहेगा। तो इसके पास आपके एंटीबॉडी ए भी होता है और इसके पास एंटीबॉडी बी भी होता है। क्लियर, समझ आ रही बात? इस तरीके से आप समझ सकते हैं किसके पास कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी। समझ लीजिए आप, बात आ रही समझ में कि ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन है, इसे बी एंटीजन नहीं चाहिए, इसलिए इसके पास है एंटीबॉडी बी। बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीजन है आरबीसी सरफेस पर, इसे ए एंटीजन की जरूरत नहीं है, तो ये एंटीबॉडी ए के द्वारा एंटीजन ए को आने से रोकेगा। इसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ए और बी दोनों तरीके के एंटीजन इसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होते इसके सरफेस पर, इसलिए इसे दोनों एंटीजन को रोकने की जरूरत है, इसलिए इसके पास होता है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आपके कि कौन डोनेट, ये किसको ब्लड दे सकता है ना, ए वाला जो है वो ब्लड किसको दे सकता है। अब मान लो ए वाला ए को दे सकता है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ए वाला ए को दे, कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन अगर ए वाला बी को देने जाए, है ना, ए वाला अगर बी को देने जाए तो आपके चलेगा कि नहीं चलेगा? अब ए वाला जब बी के पास जाएगा तो ए के पास ए एंटीजन जैसे ही अंदर घुसेगा, इसके पास क्या है एंटीबॉडी ए, ये रोकेगा, ये बोलेगा साहब ब्लड नहीं आना है, नहीं आने देना है, तो ये रोकेगा। और जबरदस्ती देने गए तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, और एक एग्लूटिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी और ब्लड के अंदर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन नाम के कुछ केमिकल्स बनने चालू होंगे, जो धीरे धीरे आपके लीवर को डैमेज करना चालू करेगी, किडनी डैमेज करना चालू करेगी, और फिर आपकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बोलते हैं ना गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है, वो इसलिए होती है कि ए वाला बी को चढ़ाया जाएगा तो ए एंटीजन जाने की कोशिश कर रहा है, और ए एंटीजन को एंटीबॉडी ये रोकेंगे, तो ये रोकेंगे, ये इसके साथ एक तरीके से उनका झगड़ा होगा, मुठभेड़ होगी, और फाइनली ये इसको मार देंगे। ये मारेंगे मतलब आरबीसी को खतरा हो गया, आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने पर कुछ हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं जो बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाएंगे, और फिर आपकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ए जो है वो सिर्फ ए को दे पा रहा है, बी को नहीं दे पा रहा। अब ए बी के पास जाएगा तो ए बी को दे सकता है, कारण क्योंकि ए बी जो है इसके पास ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी है, इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो जब एंटीबॉडी कोई नहीं है तो ए इसको देगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ए वाला जो है वो ए बी को ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। क्लियर चीज, समझ में आ रही बात? अब इसके बाद आपके बी वाला अगर ए वाला अगर ओ को देने जाए तो ओ को देने जाएगा तो क्या होगा? नहीं दे सकता एंटीबॉडी ए, तो ये इसे रोकेगा, तो कुल मिला के ये ओ को नहीं दे सकता। बात आ गई समझ में? अब बी की बात समझते हैं। बी किस किस को ब्लड दे सकता है ना? डोनेट टू, किसको किसको डोनेट कर सकता है, और ये लिख देंगे अपन रिसीव फ्रॉम। तो बी वाला अगर मान लो ए को देने जाए, दे सकता है? नहीं देगा, क्योंकि बी वाला जैसे ए में जाने की कोशिश करेगा एंटीबॉडी बी रोकेगी और वो उसे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, इसलिए बी ए को ब्लड नहीं दे सकता। बी को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके बी अगर ए बी में जाने की कोशिश करे, जा सकता है, इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, कारण या कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो बी ए बी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, फिर बी ओ को देने जाए, ओ को ब्लड देने जाएगी तो क्या होगा? एंटीबॉडी बी रोकेगा, एंटीबॉडी बी एंटीजन बी को रोकेगा, और इस वजह से ये ओ को भी ब्लड नहीं दे सकता। तो बी सिर्फ दो लोगों को दे सकता है, बी खुद बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है। अब बात करें हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप में ए टाइप का एंटीजन भी और बी टाइप का एंटीजन भी है। क्या होगा इससे? अगर ये ए के पास जाएगा तो प्रॉब्लम है कि इसके पास जो बी वाला एंटीजन है ये रुकेगा, तो ब्लड नहीं जा सकता। अगर ये ब्लड इसमें जाने की कोशिश करेगा तो ए वाला इससे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बी एंटीजन है, ये बी एंटीजन को ये एंटीबॉडी बी रोकेगा, इस वजह से ये इसको ब्लड दिया नहीं जा सकता। ये बी को देने जाए तो बी वाले एंटीजन तो जाए, लेकिन ए वाले साथ में है, ये इसको साथ में लेके जाएगा तो
सेट नहीं बैठेगा क्योंकि एंटीबॉडी ए है, और इस वजह से आपके क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो ब्लड है वो इसे डोनेट नहीं किया जा सकता। अब ए बी को जरूर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए बी को ब्लड दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ए बी ओ को देने जाए तो साहब बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी ए बी है और एंटीबॉडी बी है, दोनों ही एंटीजन को रोका जाएगा, इसलिए ये इसमें भी आपके आ नहीं सकता, तो ओ को भी दे सकता। अब ओ की बात करें, ओ किसे ब्लड दे सकता है, आप देखें ओ जो है वो ए के पास जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये आराम से यहाँ जा सकता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ये बी के पास जाए तो भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है। ये इसके पास जाए तो भी कोई रोक टोक नहीं, और ये खुद को दे तो भी कोई रोक टोक नहीं। मतलब ओ वाला जो है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये सब जगह आपके आराम से पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं ओ जो है ए को ब्लड दे सकता है, बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और खुद ओ को भी दे सकता है। क्लियर चीज, ये तो हो गया कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अब किस किस से ले सकता है वो समझे। तो ए वाला ब्लड किससे ले सकता है, ध्यान रखना, इसके पास एंटीबॉडी बी है, तो जहां से एंटीजन बी आएंगे वहां से ब्लड नहीं ले सकता। जहां एंटीजन बी नहीं है वहां से ब्लड आएगा। तो ए से ब्लड ले सकता है, बी से ले सकता है, नहीं ले सकता, ए बी से ले सकता है, नहीं ले सकता, यहां से ले सकता है ओ से। तो ए को ब्लड कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। क्लियर चीज, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। अब दूसरा बी की बात करें, बी कहां से ब्लड ले सकता है, तो बी ए से ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्योंकि ए एंटीजन है और इसके पास एंटीबॉडी ए है, तो ये इसमें आने की कोशिश नहीं करेगा। फिर आपके बी को दे सकता है, ये ठीक है। बी आपके ए बी से ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि एंटीजन ए है, एंटीबॉडी ए है, क्लैश हो जाएगा, नहीं आ सकता ये भी आपके। फिर बी ओ से ले सकता है, तो ले सकता है, क्योंकि एंटीजन कोई नहीं है, रोक टोक नहीं है, तो ये ओ। फिर आपके ए बी जो है वो किससे ब्लड ले सकता है, तो ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होने से इसे ये किसी को नहीं रोकता। जब ए आना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब बी ब्लड ग्रुप आना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए बी खुद ए बी को दे तो कोई दिक्कत नहीं, और ओ अगर इसमें आने की कोशिश करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये ए से ब्लड ले सकता है, ये बी से ब्लड ले सकता है, ये ए बी से ब्लड ले सकता है, और ये ओ से भी ब्लड ले सकता है। क्लियर चीज, ये सबसे ब्लड ले सकता है। और ओ वाला जो है किससे ब्लड ले सकता है, अब देखें इसके पास एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी बी भी है, मतलब जहां से एंटीजन ए और एंटीजन बी आएंगे वहां से ब्लड नहीं ले सकता। तो आप देखें ए आएगा नहीं आ सकता, बी आएगा नहीं आ सकता, ए बी नहीं आ सकते, इसका मतलब ये किसी इन तीनों में से नहीं ले सकता, ये सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। तो आप समझ लें कि ये किस तरीके से जो आपका ब्लड ग्रुपिंग चलता है। मैंने एक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि ब्लड ग्रुपिंग किस आधार पे बांटा गया, एंटीजन के आधार पे। तो कौन से एंटीजन होने पर उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा वो आपको समझना है। फिर उसके आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो ये मैंने यहाँ आपको बता दिया, तो बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। अब यहाँ दो चीजें निकल करके सामने आई, एक स्पेशल कंडीशन ये और एक स्पेशल कंडीशन ये आप देखें, ये सबको ब्लड दे सकता है, डोनेट टू ऑल, कौन, ब्लड ग्रुप ओ, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो क्या है, एक तरीके से यूनिवर्सल डोनर है। तो वहीं पर ए बी क्या है, वो क्या बना, ए बी आपके सबसे ब्लड ले रहा है, तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर की कैटेगरी में आता है, और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आता है। कारण यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, रिसेप्ट कर सकता है, ले सकता है, और ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए आपके इस तरीके से ए बी और ओ को दो नाम और मिले हुए हैं। तो आपको आई थिंक जो ब्लड ग्रुपिंग किस तरीके से बना हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपके यहाँ पर ये जो ग्रुपिंग है मैंने 4 टाइप में किया, और इस तरीके की ग्रुपिंग को बोलते हैं एबीओ ग्रुपिंग। इसको क्या बोलते हैं,
ABO ग्रुपिंग। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा दी गई थी। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने 4 तरीके के ब्लड ग्रुप बताए, बट बाद में आने वाले समय में इसका और फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ और ये जो ब्लड ग्रुपिंग जो 4 दिख रही है, ये 4 की हो गई 8। ये किस बेसिस पे हुआ? वो हुआ आपके RH फैक्टर के आधार पर। किसके आधार पर? RH फैक्टर, और उसे हम लोग बोलते हैं RH ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? RH ग्रुपिंग। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि ये RH ग्रुपिंग कैसे हुआ, RH ग्रुपिंग किस आधार पे कैसे है वो समझते हैं। अब आप देखें, RH ग्रुपिंग जो है वो एक RH फैक्टर कहा जाता है, जिसे हम RH एंटीजन भी कह सकते हैं। RH फैक्टर के आधार पे हुआ। ये RH फैक्टर क्या था? बेसिकली एक स्पेशल तरीके का एंटीजन था। ये क्या था? एक स्पेशल तरीके का एंटीजन जो 417 एमिनो एसिड से बना हुआ था। कितने एमिनो एसिड से? 417 एमिनो एसिड से बना हुआ ये एंटीजन था। और ये एक स्पेशल आपके एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड मैकाका रिहसस मंकी। मैकाका रिहसस मंकी की बॉडी में पहली बार दिखा गया था। तो क्योंकि ये रिहसस मंकी की बॉडी में पाया गया था, इसलिए इसका नाम जो पड़ा वो इस RH फैक्टर की वजह से पड़ा। क्लियर? और बाद में देखा गया कि ये RH फैक्टर, ये वाला जो एंटीजन है, ये हमारी बॉडी में भी पाया जाता है और ऑलमोस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 85% पीपल के अंदर, या आप कह लें पॉपुलेशन के अंदर, आपके ये वाला एंटीजन पाया जाता है। क्लियर चीज? ध्यान रखिएगा, RH फैक्टर एक स्पेशल तरीके का एंटीजन है जो कितने एमिनो एसिड से बना हुआ है? 417 एमिनो एसिड से बना हुआ है। ये पहली बार मैकाका रिहसस मंकी की बॉडी में पाया गया था, फर्स्टली फाउंड। और बाद में देखा गया कि ये वाला जो एंटीजन है ये हमारी बॉडी में भी पाया जाता है और लगभग 85% पॉपुलेशन के अंदर ये पाया जाता है। अब देखते हैं कि इसके आधार पे ब्लड ग्रुप को कैसे बांटा। तो इसके आधार पे इन्होंने ब्लड ग्रुप को फर्दर क्लासिफाई किया। हमने जो पढ़े वो A, B, AB और O। उसमें हमारे जो एंटीजन थे, है ना, जो नॉर्मल एंटीजन जो थे वो थे आपके A के अंदर एंटीजन A था, B के अंदर एंटीजन B था, AB के अंदर एंटीजन A और B दोनों था, और O के अंदर एंटीजन कोई नहीं था। लेकिन इसके साथ जब इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी स्टडी होने लगी, तो पाया गया कि A के साथ यदि आपके RH फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप कहलाएगा A पॉजिटिव। लेकिन अगर RH फैक्टर एब्सेंट है, अगर A एंटीजन के साथ आपके RH फैक्टर नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप कहलाएगा A नेगेटिव। क्लियर? वैसे ही ब्लड ग्रुप B, अगर ब्लड ग्रुप B एंटीजन के साथ अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? B पॉजिटिव। और अगर RH एब्सेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? B नेगेटिव। B माइनस आप लिख दो। इसके साथ यहां पर अब आप देखें, A B के साथ यदि RH प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB पॉजिटिव। और यदि आपका RH एब्सेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB नेगेटिव।
क्लियर। वैसे ही अब इसमें तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो सिर्फ अगर RH मिल जाए, इसमें RH प्रेजेंट है तो ये वाला हो जाएगा आपके O पॉजिटिव, और अगर ऑलरेडी कोई एंटीजन है नहीं और RH भी एब्सेंट हो जाए तो ये हो गया O नेगेटिव। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से अब ये 4 जो थे वो 8 में बन गए। किसके आधार पर? ये हो गए आपके RH फैक्टर के आधार पर। एक स्पेशल तरीके का एंटीजन जो हमको मैकाका रेहेसस मंकी की बॉडी में फर्स्ट टाइम में पाया गया था। क्लियर चीज, इस तरीके से आपके ये 8 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। यहां एक और चीज मैं बता दूं, एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें सारे एंटीजन प्रेजेंट है वो है AB पॉजिटिव, जिसमें A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है और RH है, इसलिए पॉजिटिव भी आ गया। मतलब ये AB पॉजिटिव जो है इसमें सभी तरीके के एंटीजन पाए जाते हैं। और एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता वो है आपका O नेगेटिव, नो एंटीजन, कोई एंटीजन इसकी बॉडी में होता ही नहीं है। और ये AB पॉजिटिव जिसमें सारे ऑल एंटीजन आर प्रेजेंट, ऑल एंटीजन प्रेजेंट जितने भी पॉसिबल है, और ये है नो एंटीजन प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी एंटीजन इसमें पाया नहीं जाता। तो आई होप आप लोगों को ये जो ब्लड ग्रुपिंग किस तरीके से हुई, 4 की 8 कैसे बनी वो समझ में आ गई। RH है तो पॉजिटिव लगाना, RH नहीं है तो नेगेटिव लगाना। ठीक है, अब आपके जो RH फैक्टर जो पाए गए, RH एंटीजन जो पाए गए, ये भी आपके 5 तरीके के पाए गए। कितने तरीके के पाए गए? 5 तरीके के टाइप ऑफ RH फैक्टर। टाइप्स ऑफ RH फैक्टर। अब RH फैक्टर में कौन कौन से टाइप के हैं? तो पहला मैं बात करूं तो RH D टाइप का होता है। दूसरा मैं बात करूं तो ये RH कैपिटल E के फॉर्म में होता है। तीसरा जो है वो RH स्मॉल e के फॉर्म में है। चौथा जो है वो RH कैपिटल C नाम दिया गया, और पांचवा जो है उसे RH स्मॉल c का नाम दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 5 तरीके के जो RH फैक्टर जो है वो पाए जाते हैं। पॉपुलेशन में इनकी प्रोबेबिलिटी आप कह लें कितने % होने के चांसेस हैं, तो ये 85% पाए जाने के चांसेस हैं, मतलब सबसे ज्यादा आपके यही है। फिर आपके ये पॉपुलेशन में 30% होने के चांसेस हैं, ये पॉपुलेशन में 78% होने के चांसेस हैं, ये आपके 80% होने के चांसेस हैं, और ये वाला जो है ये भी आपके 80% होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आपके जो RH फैक्टर वैरायटी अलग अलग टाइप के होते हैं, 4-5 तरीके के बताए गए हैं, और उसमें आपके नेमिंग कैसे दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया। और पॉपुलेशन में इनकी परसेंटेज कितना हो सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है कि पॉपुलेशन में ही पाई जाए, तो वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी। अब आपके नेक्स्ट जो है वो है आपके ब्लड ग्रुप जो आपके बनाया गया, इसका जेनेटिक मैं समझाना चाहूंगा। जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन फॉर ब्लड ग्रुप। हमारे ब्लड ग्रुप के लिए जेनेटिक कंपोजिशन कैसा होता है? अब अगर मैं आपको कहूं कि हमारा जो बॉडी के अंदर है ना, मैंने आपको बताया था कि जीन जो है हमारे हर कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 2 तरीके के जीन पाए जाते हैं। तो यहां पर हमारे ब्लड ग्रुप के लिए जो एक कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप के लिए जो जिम्मेदार जिसके ऊपर निर्भर है, तो कौन कौन से
एलील हैं, कौन कौन से टाइप के जीन हैं जिसके द्वारा आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो कौन कौन से एलील पर है, तो एक होता है IA टाइप का, एक होता है IB टाइप का, और तीसरा होता है IO। इस IO को आप स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 टाइप के जो ब्लड ग्रुप का डिफरेंस क्रिएट करने वाले एलील या जीन आप कह सकते हो। अब इनमें से कोई 2 आपकी बॉडी में होंगे जिसके आधार पर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाएगा। अब कोई भी चीज इफेक्टिव कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट होगा वो इफेक्टिव होगा। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये 3 में से डोमिनेंट कौन सा है, कौन सा फॉर्म आपका डोमिनेंट कैरेक्टर में आता है, डोमिनेंट फॉर्म में आता है। तो IA एंड IB ये दोनों डोमिनेंट है, दे आर डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट। और IO या फिर आप इसे कह लो I, स्मॉल आई, ये आपके रेसेसिव फॉर्म है। कौन सा है, रेसेसिव फॉर्म। अब कॉम्बिनेशन समझते हैं। ब्लड ग्रुप A या फिर A पॉजिटिव कह लो या A नेगेटिव कह लो, दोनों के लिए। तो A ब्लड ग्रुप जहां है वहां पर आपके ये दोनों किस पैटर्न में हो सकते हैं, तो या तो आपके IA IO है, या फिर IA और दूसरा भी I है। इन दोनों ही केस में आपका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, A आएगा। क्लियर चीज, समझ आएगी बात। B पॉजिटिव और B नेगेटिव, इन दोनों केस में क्या हो सकता है, इन केस में हो सकता है IB और IO या फिर IB और IB, है ना। दोनों सेम हो जाए तब तो ब्लड ग्रुप B आना है, क्योंकि ये IA A एंटीजन प्रोड्यूस करता है, IB B एंटीजन प्रोड्यूस करता है, और IO कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। तो IA होने से आपके ये भी I है और ये भी I है, तो आपके बॉडी में आप बन गए कौन से, एंटीजन A। IA और IO, तो IA A बनाएगा, O कोई नहीं बनाएगा, तो फाइनली आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A हो गया। IB B एंटीजन क्रिएट करेगा, IO कोई एंटीजन क्रिएट नहीं करेगा, तो फाइनली आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B। और दोनों एलील अगर आपके IB है तो ये भी B एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, ये भी B एंटीजन, तो इससे भी आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, B बनेगा। क्लियर। अब आपके AB पॉजिटिव ले या फिर AB नेगेटिव है, मतलब AB वाला ब्लड ग्रुप कैसे आएगा, तो AB वाला जो ब्लड ग्रुप है वो आता है सिर्फ एक ही कंडीशन में, IA और IB। इस केस में ही आपके जो है ब्लड ग्रुप AB हो सकता है, दोनों ही डोमिनेंट आ गए। तो IA A एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे, IB B प्रोड्यूस करेंगे, दोनों तरीके के एंटीजन हो गए। जब दोनों तरीके के एंटीजन हो जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, AB हो जाता है। फिर है आपके O पॉजिटिव या फिर O नेगेटिव। अब ये किस केस में होता है, ये सिर्फ एक ही केस में होता है, दैट इज IO। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन केस में ही आपके O ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन क्रिएट नहीं हो रहा है, और उस केस में ब्लड ग्रुप क्या बनता है, O होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जेनेटिक कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि कौन से ब्लड ग्रुप में क्या पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े केस जो हैं वो इस जेनेटिक कंपोजिशन के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बड़े विवाद आते हैं कि एक बच्चा है और एक बच्चे को 2 लोग दावा कर रहे हैं कि साहब ये चाइल्ड मेरा है, और दूसरा एक और कपल आ गया जो बोल रहा है साहब ये चाइल्ड मेरा है। अब इस केस में इस बच्चे का निर्णय कैसे करना है कि ये इनका बच्चा है या ये इनका बच्चा है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप का जेनेटिक कंपोजिशन बड़ा मदद करता है। इसके द्वारा काफी कुछ हद तक आपके सॉल्यूशन हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है, DNA टेस्ट में जाना पड़ता है। बट ब्लड ग्रुप को अगर आप समझ लें तो आप ऐसे ही निर्णय ले सकते हैं कि ये बच्चा किसका हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जेनेटिक कंपोजिशन फॉर द ब्लड ग्रुप। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके जो एक केस आता है दैट इज इनकॉम्पेबिलिटी, ब्लड ग्रुप की इनकॉम्पेबिलिटी,
जो होती है कि कई बार गलत ब्लड ग्रुप चढ़ने पर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम होती है, कई बार इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये क्यों होती है, कैसे हो जाता है, वो समझते हैं। तो अब जैसे ब्लड ग्रुप मिसमैच हो जाए, जैसे ए ब्लड ग्रुप जो है, ए ग्रुप वाला बी को ब्लड दे देता है, या बी वाला मान लो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को ब्लड दे देता है। क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होती है इनके एंटीजन और एंटीबॉडी से। मैंने आपको बताया कि गलत ब्लड चढ़ाने से क्या हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, देखो जो बाहर से आ रहा है वो आपको देखना है उसका एंटीजन, इसके एंटीबॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंटीजन, और जो ब्लड ले रहा है उसका मेन देखना है एंटीबॉडी। ये आपके कहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करे। अब ये वाला जो है वो ए एंटीजन लेके आ रहा है, एंटीजन कौन सा आ रहा है, ए, और इसके पास कौन सा है, एंटीबॉडी ए। अब आप देख लो क्या हो गया, जैसे ही एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए आपस में इंटरेक्ट होंगे, ये आपके क्या करेगा, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, एग्लूटिनेशन। क्या है ये एग्लूटिनेशन प्रोसेस? इसके द्वारा ये एंटीबॉडी इस एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये जो आपके इसके सरफेस पर एंटीजन है, हमला तो बेसिकली आपके इसके सरफेस पर एंटीजन पे होता है, लेकिन इस हमले से ये आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक बिलोरुबिन नाम का एक सब्सटेंस बनता है जो येलोइश टाइप का होता है, थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है, और ये बनना आपके स्टार्ट होता है। और जब ये बहुत ज्यादा बनता है तो ये इफेक्ट करता है लीवर एंड स्प्लीन के फंक्शन पर। लीवर और स्प्लीन का जो फंक्शन है वो आपके एक तरीके से डिस्टर्ब होता है, ये डैमेज होने चालू होते हैं, और ये फाइनली आपके किडनी फेलियर का रूप ले लेता है, किडनी फेलियर। और इस वजह से आपके क्या होता है, इंसान की डेथ हो सकती है, समझे। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस है ना, जिसकी वजह से ये आरबीसी आपके डिस्ट्रॉय हुई, जो इंटरेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्लूटिनेशन, और एग्लूटिनेशन में लेड टू डेथ। वो आपको कहाँ ले जा सकती है, डेथ की तरफ ले जा सकती है। इसलिए जब भी ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उनको ब्लड ग्रुप चेक करता है। जब ब्लड डोनेट करने की बात आती है, हम देखते हैं कि साहब ब्लड देना है तो वो फिक्स जो दिया जा सकता है वही दो। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी ब्लड किसी को चढ़ा दिया तो क्या हो सकता है, ये प्रोसेस हो सकता है, अगर मैच नहीं किया प्रॉपर आपके, तो ये एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एंटीजन ए एंटीजन बी नहीं देखना है, इसके साथ RH फैक्टर भी देखना बहुत जरूरी होता है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक का प्लस पॉइंट यह है कि ये वन टाइम एक बार चल जाता है। जैसे अगर ए नेगेटिव वाले को अगर ए पॉजिटिव वाला ब्लड दे रहा है तो ये RH एंटीजन लेके आ रहा है, इसमें तो RH एंटीजन नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें RH एंटीजन को रोकने वाले RH एंटीबॉडी भी नहीं होते। RH एंटीबॉडी इसमें पहले से प्री सिंथेसाइज फॉर्म में नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो ये एक बार तो आ जाएगा, तब तक तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब ये एक बार आएगा तो बॉडी फिर इनसे लड़ने के लिए ये RH एंटीबॉडी बना करके तैयार कर लेगी। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद ये आप सेकेंड टाइम दे नहीं सकते।
सेकेंड टाइम देने जाओगे ये RH एंटीबॉडी इसका विरोध करेंगे और वही आपका फिर से क्या होगा, एग्लूटिनेशन प्रोसेस होगा और ये RBC डेस्ट्रॉय होगी और फाइनली आपके लीवर स्प्लीन डैमेज होंगे, किडनी फेलियर होगा और आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत जरूरी है और ब्लड ग्रुप मैच करते समय ABO ग्रुपिंग का भी ध्यान रखना और साथ में RH कॉम्पेबिलिटी भी आपको चेक करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप देते समय क्या सावधानी है और क्यों रखनी है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस जो कभी कभी हमको देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार बच्चे को माँ के गर्भ में ही पीलिया हो जाता है। सुना होगा, कई बार होता है कि नहीं होता है, सुना कभी? पीलिया हो जाता है, बोलते हैं कमलिया हो गया, ऐसा बोलते हैं कुछ। ये क्या चीज है, क्यों होता है ऐसा, इस चीज को समझें। इसका एक नाम है इस पूरे केस का, मैं आपको बता देता हूं। इस केस को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब ये क्या होता है, ये कंडीशन क्या है वो समझते हैं। अब इसमें जैसे मदर, अब मदर के गर्भ में मान लो चाइल्ड, मदर की बॉडी के अंदर ये बच्चा जन्म ले रहा है, इसका एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। अब मदर की बॉडी जो है वो RH नेगेटिव है, बट कुछ संयोगवश बच्चे का है ना, ये चाइल्ड जो है इसके अंदर हो गया RH पॉजिटिव वाला ब्लड। क्लियर? तो यहां तो RH नेगेटिव और यहां RH पॉजिटिव है। और हम जानते हैं बच्चे और मदर के बीच में क्या होगा, ब्लड एक्सचेंज होगा ही होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड जब आपके मदर की बॉडी में आएगा तो मदर की बॉडी इस ब्लड को रिसीव करते ही धीरे धीरे RH एंटीबॉडी बनाने चालू कर देंगे। क्या चालू कर देंगे? RH एंटीबॉडी। बट ये जब तक पूरे बनेंगे, ये फॉर्म होंगे, तब तक इसका टाइम जो है डेवलपमेंट पूरा हो जाता है और इस बच्चे का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्थ हो गया। तो फर्स्ट डिलीवरी जो है वो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब सेकेंड केस आप देखें। अब कंडीशन क्या है, मदर की बॉडी है, मदर की बॉडी RH नेगेटिव है, बट अब साथ में एक एडिशनल जो पहले नहीं था, है ना, पहले ये बाद में बना, लेकिन अब पहले से ही आपके क्या है, RH एंटीबॉडी मदर की ब्लड में आ चुके हैं। अब मदर की बॉडी में फिर से बच्चे का जन्म हो रहा है, सेकेंड जो डिलीवरी चल रही है। अब इस केस में फिर से क्या हो रहा है, RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला बच्चा जन्म ले रहा है। अब इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होगा, यहां पर जैसे ही बच्चे और मदर के बीच में ब्लड ग्रुप एक्सचेंज होगा, ये RH एंटीबॉडी बच्चे के अंदर जो RH पॉजिटिव वाली जो ब्लड है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और बच्चे की RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या हो गया, बच्चे की बॉडी के अंदर आपके स्टार्टिंग में ही, है ना, अभी तो बच्चा बेचारा जन्म नहीं लेता है, उससे पहले ही एग्लूटिनेशन होना चालू हो जाता है ना, एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एग्लूटिनेशन की वजह से बच्चे की बॉडी की RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी। RBC डिस्ट्रॉय होगी, इसके अंदर बिलिरुबिन बनेगा और धीरे धीरे इसकी लीवर और आपके जो स्प्लीन है वो डैमेज होगी और किडनी डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अब ज्यादातर चांस तो यही है कि बच्चा गर्भ में ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बच्चे की क्या होती है, गर्भ में ही ना, डेथ इनसाइड मदर के गर्भ में ही क्या हो जाएगा, उसका देहांत हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। बट अगर इस केस में अगर बच्चा बच गया और बच्चे का क्या हो गया, बर्थ हो गया,
इफ बर्थ टेकन प्लेस, बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा आपके क्या होगा, वो आपके बीमारी ग्रसित होगा, बहुत ही कमजोर होगा और वो इजीली सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसके लिए बड़ा ही चैलेंज होगा। और ये आपका जो सेकेंड डिलीवरी जो होगी ना, ये कौन सी डिलीवरी है, ये सेकेंड डिलीवरी है। तो सेकेंड डिलीवरी, सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर अगर इस बच्चे का जन्म होता है तो ये बच्चा आपके हेपेटाइटिस और इससे ग्रसित होने के पूरे चांसेस होते हैं। किससे? आपके ये आपके हेपेटाइटिस से ग्रसित होने के पूरे इसके चांसेस हैं। बच्चा आपके जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, बहुत ही वेरी वीक, और इसके बचने के चांसेस, सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे। अब इसे बचाना है, अगर आप इसे बचाना चाहते हो, ठीक है, इसे बचाना चाहते हो तो दो ऑप्शन है, वी हैव टू ऑप्शन। पहला केस क्या करते हैं कि आप बच्चे को बाहर आते ही, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसका ये कंप्लीट ब्लड चेंज, उसकी बॉडी का पूरा ब्लड क्या कर दो, चेंज कर दो। अब सोचें ये इतना इजी नहीं है जितना अपन बोल रहे हैं कि ब्लड चेंज करना, और वो भी इतने छोटे बच्चे का, वो करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो इतना आसान नहीं है। तो अब ये जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में इसे ये बीमारी के साथ ही जन्म ले रहा है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। कि सेकेंड केस के अंदर अगर फिर से RH पॉजिटिव आता है और उस केस में बच्चे के अंदर एग्लूटिनेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, उसकी RBC डेस्ट्रॉय होनी चालू होती है और वो हेपेटाइटिस से ग्रसित होकर के वो जन्म लेता है। इस केस को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। मोस्ट ऑफ ऑल केस पे बच्चा अंदर ही मर जाता है, बट जन्म लिया, बचाना चाहते हो तो एक कंडीशन है, या तो उसका पूरा ब्लड चेंज करो। बट एक थोड़ा सा इजी जो मेथड है वो क्या है? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपके यहां काम नहीं करता। सेकेंड ऑप्शन काम किया जाता है इस जगह। इस जगह कैसे काम करता है कि जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ, विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर ही मदर को क्या कर दो, एक स्पेशल तरीके के इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उस इंजेक्शन का नाम क्या है? उस इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं आपके रोहगम। क्या बोलते हैं इसको? रोहगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन है। अब रोहगम एंटीबॉडी का जो ये इंजेक्शन है, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आपके ये इसे दिया जाएगा, देते ही ये RH एंटीबॉडी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब मदर की बॉडी फिर से एक इनिशियल कंडीशन में आ गई। ये विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर जैसे ही आप ये इंजेक्शन दे दोगे मदर को, क्या हो जाएगा, उसके अंदर बने हुए RH एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और वो डिस्ट्रॉय होते ही मदर की बॉडी फिर से एक, जो फर्स्ट बच्चे के केस में जैसी थी नॉर्मल, वैसी की वैसी अब हो गई। अब इनकी बॉडी में RH एंटीबॉडी है ही नहीं। सेकेंड केस में अगर RH एंटीबॉडी नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपके यहाँ पर बच्चे को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं और फिर से आपका बच्चा इजी वे में जन्म लेगा। समझ में आई बात? इसको कोई भी प्रकार की बीमारी होने की कोई चांसेस नहीं है ना, नॉर्मल बर्थ होगा इसका। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर फिर हमारे लिए कंडीशन है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 24 आवर्स के अंदर अंदर रोहगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन फिर देना पड़ेगा, ताकि थर्ड डिलीवरी में, हालांकि करनी नहीं है, नहीं होना चाहिए, बट किसी की इच्छा हो और जनसंख्या बढ़ाना चाहे तो बात अलग है। बट यहाँ पर आपके हम दो डिलीवरी का केस लेकर के समझते हैं कि फर्स्ट केस में जब बच्चे का जन्म हो जाए, RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला बच्चे का जन्म हो जाए, उसके होते ही, पहले नहीं देना है, उसके हो जाने के बाद आपको ये इंजेक्शन देना है। और नाम याद रखिए कौन सा है, रोहगम एंटीबॉडी वैक्सीन है। ये दी जाती है जिससे RH एंटीबॉडी जो है, जो मदर की बॉडी में बनते हैं,
ये आपके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर चीज। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस केस क्या है ना, किस केस में होता है, और दूसरा ये कि इससे बचने का क्या तरीका है। अगर ये हो गया बच्चे को तो एक तो है पूरा ब्लड चेंज करना, बट वेरी रिस्क, ये बड़ा रिस्की होता है। तो ये नहीं करके हम सेकंड ऑप्शन की तरफ हमेशा जाना चाहिए, और वो है कि पहले केस में ही आपको क्या कर देना चाहिए, ये इंजेक्शन दे देना चाहिए। अब आप बोलेंगे साहब सेकंड केस में हमको क्या पता RH पॉजिटिव वाला बच्चा आएगा, वापस आएगा ना आए, आपको ये इंजेक्शन दे देना चाहिए। क्लियर चीज। तो ये आपके जो है ब्लड ग्रुप के अंदर मैंने ग्रुपिंग कैसे होता है, ABO ग्रुपिंग और RH फैक्टर के आधार पे ग्रुपिंग कैसे की गई है वो बता दिया। ब्लड एग्लूटिनेशन क्या होता है, किस केस में होता है, कब होता है, और साथ में RH फैक्टर पर बेस्ड एक मेडिकल केस जो है वो मैंने आपको बताया, एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस जो केस है वो क्या होता है, उससे बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन हमें लगाना होता है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके आगे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट में लेके आऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।